हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के युवाओं के हित में 75% रोजगार बिल की मंजूरी देने पर आभार जताया। इस मौके पर उनके साथ जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, राज्य मंत्री अनूप धानक और विधायक जोगीराम सिहाग भी मौजूद रहे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि रोजगार बिल की मंजूरी युवाओं के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि विधानसभा में भी राज्यपाल का आभार जताएंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर साफ स्टैंड है। सरकारी नौकरियों में इस तरह का आरक्षण संविधान के मुताबिक संभव नहीं है। वहीं डीजीपी को लेकर गृहमंत्री और सीएम के बीच उत्पन्न विवाद पर उन्होंने कहा कि ये उनके विभाग का विषय नहीं है। इस पर गृहमंत्री ही आप लोगों के सामने स्थिति साफ कर सकते हैं। किसानों का आंदोलन 99वें दिन भी जारी है। किसान पिछले 99 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून पर पूरी तरह से सरकार वापस नहीं लेती, इन कानूनों को आंदोलन जारी रखेंगे। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आगामी रणनीति के मद्देनजर किसान 6 मार्च को केएमपी बंद करने की तैयारियों में जुटे हैं, जिसके मद्देनजर किसान लगातार बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। किसानों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए धरना स्थल पर गद्दे भी बिछाए जा रहे हैं। वहीं किसान कर्मियों के इंतजाम को लेकर भी पंखे, कूलर और ठंडे पानी का इंतजाम कर रहे हैं। किसान और सरकार के बीच फिलहाल बातचीत बंद है। कह रहे हैं किसान की बातचीत के लिए सरकार को ही पहल करनी होगी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आना जाना जारी है। सिंघू बॉर्डर पर किसान इस बात को लेकर काफी आक्रोशित है कि सरकार द्वारा किसानों से बातचीत कर कोई समाधान अब तक नहीं निकाला गया। किसानों की मांग है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, उनका धरना जारी रहेगा। वहीं गुरुवार को गोहाना से किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर सिंघू बॉर्डर की ओर रवाना हुए। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली के चारों तरफ धरने पर बैठे हुए और वो लगातार ये धरना जारी रखेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और सर्दी का मौसम जाने के बाद जैसे जैसे गर्मी आ रही है, किसान अब गर्मियों की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं पंजाब से आए किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर खड़े ट्रक में ही अपना घर बना लिया। घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज की व्यवस्था ट्रक में की गई है। किसानों ने ट्रक से नीचे भी एक झोपड़ी बनाई है, जिसमें बेड लगाकर पंखा लगाया गया है। बादली के नजदीकी गांव बुपनिया में 7 किसानों ने अपनी 20 एकड़ गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया है। किसान 3 ट्रैक्टर लेकर खेतों में पहुंच रहे हैं। गेहूं के तैयार फसल की जुताई शुरू कर दी है। किसानों द्वारा गेहूं की फसल नष्ट करने की जानकारी जब ग्रामीणों और आसपास के लोगों को मिली तो वो भी खेतों की तरफ भागे। इस दौरान ढांसा बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विनोद बादली भी खेतों में पहुंचे और किसानों से फसल नष्ट नहीं करने का आग्रह किया। हालांकि इस दौरान काफी नोकझोंक भी हुई, लेकिन आखिरकार किसानों को मना लिया गया। लेकिन जब तक किसान करीब 15 एकड़ गेहूं की फसल नष्ट कर चुके थे। किसानों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर गेहूं की बिजाई की थी, लेकिन अब जिस प्रकार से सरकार गेहूं खरीद और एमएसपी को लेकर कानून नहीं बना रही है, तो उन्हें गेहूं की फसल बिजाई का भी कोई फायदा नहीं दिख रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम पहुंचे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। गुरुग्राम पहुंचे नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। 2006 में प्रस्तावित द्वारका एक्सप्रेस का अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद इसे एनएचएआई के अधीन किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली से गुरुग्राम के बीच बनाया जा रहा है, जो कि 27 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। निर्माण कार्य में हो रही देरी से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं।
बता दें कि सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य में धीमी गति से चलने को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से फरवरी में शिकायत की थी, जिसके बाद आज गडकरी से इसका निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर की 42,212 वर्ग किलोमीटर जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम सचिवालय, सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जमीन का रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम ने यह भी निर्देश दिए कि रिकॉर्ड तैयार करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा जाए जिसमें जमीन के स्वामित्व के बारे में जानकारी के साथ यह भी जानकारी हो कि उक्त जमीन का कब्जा किसका है। अगर जमीन का कब्जा मालिक के पास ना हो तो उक्त कब्जे को छुड़वाने के लिए कानूनी तरीके अपनाए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 इंच जमीन का भी डिजिटल रिकॉर्ड ना छूटे। मुख्यमंत्री ने भूमि के रजिस्ट्रेशन की इस प्रक्रिया को जल्दी अमली जामा पहनाए जाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड होने से रजिस्ट्रेशन में होने वाले भ्रष्टाचार को कम किया जाएगा। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि ऐसा पोर्टल तैयार किया जाए जिस पर जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए जमीन खरीदने और बेचने वाले अपने मुताबिक तहसील का चयन कर सके। इसके लिए प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर रादौर के कांग्रेसी विधायक बीएल सैनी ने सरकार पर तंज कसा। कहा, अगर प्रदेश के युवाओं को आरक्षण का फायदा देना है तो इसे सरकारी नौकरियों में लागू करें। डॉक्टर बीएल सैनी ने कहा कि पहले तो प्रदेश में इंडस्ट्री ही नहीं, जब नई इंडस्ट्री ही प्रदेश में नहीं लगेगी तो युवाओं को नौकरियां कैसे मिल पाएंगी। जो इंडस्ट्री प्रदेश में है वहां युवाओं को अनुबंध के आधार पर नौकरियां दी जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सरकार ने 149 एईई भर्ती की, जिसमें से 50 पद आरक्षित थे। बाकी 99 में से केवल 22 पदों पर ही प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिली है। इस भर्ती में ज्यादातर युवा अन्य प्रदेशों के हैं। ऐसे में सरकार केवल झूठी घोषणाएं कर बिल पास कर रही है। गोवाना में 2 छात्रों पर फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन दूसरे छात्र ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम ड्रेन नंबर 8 के पास दिया गया। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि फायरिंग किसने की और वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। पुलिस को खबर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी और हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। करनाल में भी लगातार कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि दिख रही है। करनाल में बीते 24 घंटे में 64 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी के साथ एक्टिव केसों की संख्या भी 295 हो गई। करनाल के काछुआ में सीनियर सेकेंडरी के 7 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद स्कूल को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और स्टाफ के कर्मचारियों समेत टीचर्स और बाकी बच्चों के सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं ताराबड़ी के एसबीआई बैंक में कोरोना के साथ एक साथ 7 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने बाकी सभी स्टाफ के कर्मचारियों के सैंपल लेने शुरू कर दिए और बैंक को 1 दिन के लिए बंद किया गया है। यमुनानगर पुलिस ने एक बार फिर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों का चालान काटना शुरू कर दिया है। थाना प्रभारी सोनिया ने बताया कि हम लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कोई बिल्कुल ही नहीं मान रहा, उसका हम चालान काट रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हमारा मूल उद्देश्य यही है कि कोरोना संक्रमण और ना फैले, इसलिए हम सख्ती से पेश आ रहे हैं। पानीपत जीटी रोड स्थित एक स्टोर पर देर रात कुछ युवकों ने हरियाणवी गायक विकास को जान से मारने की धमकी दी। विकास वही गायक है जो हट जाता हूं पाछे ने गाने से फेमस हुए थे। विकास ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे स्टोर पर सामान लेने गए थे, तभी एक शख्स उनके साथ फोटो की बात कहने लगा। उन्होंने कहा कि छत पर उसके और भी साथी है जो सेल्फी लेना चाहते हैं। विकास उनके साथ ऊपर चले गए, जहां उनके साथ वे लोग बदतमीजी करने लगे। यहाँ तक कि बदमाशों ने विकास को जान से मारने तक की धमकी दे डाली, जिसके बाद विकास ने पुलिस को मामले की खबर दी है। सोनीपत के गांव नांगल कला के पास स्थित टीडीआई फ्लैट में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात की सूचना पुलिस को दी गई।
मामले में कुंडली थाना प्रभारी रवि कुमार बता रहे हैं कि पति पत्नी का आपसी झगड़ा था, जिसके बाद महिला अपने भाई के टीडीआई फ्लैट पहुंची थी। आरोपी पति भी अपने साले के फ्लैट पर पहुंचा और पत्नी पर 3 फायर कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद पति फरार है। महिला को परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। झज्जर के बीकानेर चौक पर 2 बदमाशों ने पतंजलि स्टोर मालिक पर जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने देसी कट्टे से 3 बार फायर करने की कोशिश की। मौके पर कट्टा नहीं चलने से पतंजलि स्टोर मालिक की जान बच गई। वहीं पतंजलि स्टोर मालिक धर्मेंद्र गुज्जर ने भी तत्परता दिखाते हुए बदमाशों पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से पलटवार किया। बदमाशों ने जब खुद की जान को खतरे में देखा तो बदमाश मौके से भाग खड़े हुए। इस दौरान बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। वहीं बाजार के दुकानदारों का कहना है कि आए दिन बदमाश व्यापारियों के साथ लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से ढुलमुल रवैया ही है। सोनीपत के गांव नांगल करा देर शाम गोलियों की गूंज से दहल गया। बताया जा रहा है कि गांव नांगल की जिम में 3 युवकों पर गोली चलाई गई, जिसके बाद तीनों युवकों को अस्पताल ले जाया गया। नांगलकला गांव के ही युवक पर गोली चलाने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 गुटों में आपसी रंजिश थी। ये रंजिश इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों में फायरिंग हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। नारनौल नांगल चौधरी रोड पर धोलेड़ा मोड़ के पास लोगों ने जाम लगाया। पुरानी मंडी के लोगों की शिकायत है कि उनके इलाके की रोड टूटी हुई है, जिसकी वजह से धूल उड़ती रहती है। लोगों की शिकायत है कि वे लंबे समय से समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि जब तक उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक वे जाम नहीं खोलेंगी। पियोवा के गांव भटमाजरा प्राइमरी स्कूल में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्कूल में न तो बच्चों ने मास्क लगाया हुआ था, न ही शिक्षकों ने। और इतना ही नहीं, कक्षाओं में बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा। जब इसे कवर करने मीडिया कर्मी पहुंचे तो अध्यापकों और स्कूल प्रशासन ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए पत्रकारों से भी बदसलूकी की। रेवाड़ी में बढ़ते अपराध को लेकर व्यापारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसी के चलते सैनिक समाज और व्यापारिक संगठनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि शहर में बदमाश सरेआम घूम रहे हैं, उनमें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। साथ ही कुछ दिन पहले बदमाशों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर 2 सगे भाइयों को कुल्हाड़ी से घायल किया, जिसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस के इस रवैये से नाराज होकर व्यापारियों ने सख्त कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन तेज करने की घोषणा की है। हिसार के मॉडल टाउन से एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ युवक 2 युवकों के बुरी तरह से पिटाई करते दिख रहे हैं। आरोपी युवक दोनों युवकों को बेरहमी से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पीड़ित युवक नेपाल के रहने वाले हैं, जो फास्ट फूड की दुकान चलाते हैं। आरोपियों ने इनसे खाने का सामान मंगाया था और जब इन दोनों युवकों ने पैसे मांगे तो आरोपियों ने इनकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, आरोपियों में से ही एक ने इस पिटाई का वीडियो भी बना लिया, जिसके सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रदेश में 75% रोजगार प्रदेश के युवाओं को देने के कानून पर राज्यपाल की मंजूरी देने को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर ही सवालिया निशान लगाए हैं। दीपेंद्र ने कहा कि कानून पढ़कर देखें तो पता चलता है कि अगर नौकरी नहीं देनी तो परमिशन ले सकते हैं, मतलब कि नौकरी नहीं मिलेगी। इधर ऐलनाबाद में किसान सम्मान समारोह में पहुंचने पर इनेलो नेता अभय चौटाला का किसानों ने सम्मान किया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सरकार ने कोरोना से लड़ने की बजाय डर पैदा किया। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद बहुत घोटाले हुए हैं। किसानों को बैंकों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं और सत्ता में बैठे लोग अपनी जेबें भरने में लगे। इसके साथ ही सरकार ने 3 काले कानून लाकर लाखों किसानों को बर्बाद करने का काम किया है, अभय ने यह भी कहा। अभय चौटाला बोले कि एमएसपी पर जो ड्राफ्ट कांग्रेस ने बनाया उसे बीजेपी ने लागू करने का काम किया, लेकिन किसानों को अब भी धान पर एमएसपी नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में ही अपना इस्तीफा दिया था। डीजीपी मुद्दे पर सीएम और गृह मंत्री के बीच चल रहे विवाद पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा
कि दोनों शुरू से लड़ते आए हैं, लेकिन अब किसानों से तो ना लड़े। सरकार सचिवालय तक ही सीमित रह चुकी है, क्योंकि सीएम अपने गृह क्षेत्र में कार्यक्रम नहीं कर पा रहे और डिप्टी सीएम अपने गृह क्षेत्र में कार्यक्रम करने में असफल है। सिरसा के गांव आरनियावाली स्थित श्री गोपाल गोवंश सेवा समिति में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया। लोकहित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के पुत्र धवल कांडा ने बतौर मुख्य अतिथि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने गौवंश सेवा समिति के कार्यों की जमकर सराहना की। धवल कांडा ने कहा कि सिरसा के जन जन में गौ सेवा का जज्बा है। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में सिरसा जिला में गौशालाओं का संचालन लगातार हो रहा है। धवल कांडा ने बताया गोपाल कांडा और समाज सेवी गोविंद कांडा की ओर से 51,000 रुपए के सहयोग राशि गौवंश सेवा समिति को दी। आयोजकों ने कांडा परिवार के सराहना की। इस अवसर पर आयोजकों की ओर से धवल कांडा और बाबा काशीराम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। अब 60 साल के ऊपर या 45 से 59 वर्ष के बीच बीमारी से ग्रस्त मरीजों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद उन्हें वैक्सीन लगाने का समय और जगह सेलेक्ट करनी होगी। हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण को मंजूरी देने पर सुभाष बराला का बड़ा बयान सामने आया है। बराला ने कहा कि युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने को लेकर बीजेपी और हमारे गठबंधन की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था। बराला ने कहा कि आज यह खुशी की बात है कि वर्तमान की गठबंधन सरकार ने इस विषय पर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलवाने के लिए इस फैसले को किया है। लव जिहाद को बड़ी समस्या बताते हुए हरियाणा सरकार 5 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सख्त कानून बनाने जा रही है। वहीं आरटीआई खुलासे के मुताबिक पिछले 3 सालों में प्रदेश के 6 जिलों में सिर्फ 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से 2 केस पुलिस जांच में झूठे पाए गए और एक केस में आरोपी कोर्ट से बरी हो चुका है। चौथा केस अभी लंबित है। बुधवार को सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंतिम और फाइनल निपटान योजना लॉन्च की। यह योजना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखंडों के आवंटन और समूह हाउसिंग साइट्स पर लागू होगी और तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी 30 अप्रैल 2021 तक जारी रहेगी। पानीपत के लघु सचिवालय में हुई नगर निगम की बैठक के दौरान निगमायुक्त मीटिंग छोड़ बीच में ही चले गए। आपको बता दें कि बुधवार को नगर निगम के पार्षद, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर अवनीत कौर और शहरी विधायक प्रमोद बीच मीटिंग में शामिल थे। गोहाना के नए एसडीएम प्रदीप कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर गोहाना शहर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के अधिकारी व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके अतिक्रमण हटाने में सहयोग मांगे और अगर व्यापारी संगठन सहयोग करे तो ठीक, नहीं तो नगर परिषद अपने स्तर पर कार्रवाई करे। एसडीएम ने शहर में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की और स्टेडियम और ड्रेन 8 की पटरी पर सड़क बनाने के कार्य को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। एसडीएम प्रदीप कुमार ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप सहन नहीं होगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को लोगों का काम समय पर निपटाने के निर्देश दिए। उधर टोहाना उपमंडल के गांव समैण के कम्युनिटी सेंटर में ग्रामीणों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लेकर किसान आंदोलन में भागीदारी बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए। वहीं दौरान ग्रामीणों ने महम से विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर हुए आयकर विभाग की छापेमारी की भी निंदा की। वहीं बिजली निगम द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने और छापेमारी के विरोध में चेतावनी देते हुए कहा गया कि गांव में निगम की टीम का विरोध किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि निगम ने उनका सहयोग नहीं किया तो वो निगम के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ देंगे। यमुनानगर के जगाधरी बस स्टैंड की साफ सफाई के लिए निर्मल ताऊ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें निर्मल ताऊ राहगीरों को स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं। वहीं इस मुहिम की हर ओर तारीफ भी हो रही है। मामले में रोडवेज के ट्रैफिक मैनेजर ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार निर्मल ताऊ का कॉन्सेप्ट आज यमुनानगर में लॉन्च किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक सीनियर मोस्ट रोडवेज के चालक हरियाणवी वेशभूषा में बस स्टैंड पर घूम घूम कर स्टाफ और यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं। निर्मल ताऊ लोगों को कूड़ादान में ही डाले, इस बारे में समझा रहे हैं। फरीदाबाद के बाल भवन में बुधवार को हिफाजत वैन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। दरअसल बच्चियों के साथ हो रहे अपराध को लेकर हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की तरफ से जगह जगह नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जगाया जा रहा है। केएलईटी को लेकर हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसका पैरा एथलीट विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि वो सामान्य खिलाड़ियों से अधिक मेहनत कर अच्छा परिणाम ला रहे हैं।
बावजूद इसके उन्हें दूसरे पायदान पर रखने का प्रयास किया जा रहा है। नई खेल नीति में दरअसल हाल ही में नई खेल नीति का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें ग्रुप ए की नौकरियों में सामान्य खिलाड़ियों को रखा गया है, जबकि पैरालंपिक खेलों में कोई भी पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बी ग्रेड की नौकरी देने की बात इस नई नोटिफिकेशन में कही गई है। वहीं दीपावली का कहना है कि खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने आश्वासन दिया है कि नोटिफिकेशन में कई संशोधन होंगे। चरखी दादरी के गांव समसपुर में ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि पैनल के हिसाब से यहां पानी नहीं आता। गांव में बना जलघर भी सूखा पड़ा है। पानी की इतनी किल्लत होते हुए भी किसानों को तावन भरना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं के चलते सभी ग्रामीण मिलकर जलघर गए। जल विभाग के अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताई। उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को हल नहीं किया गया तो वो प्रदर्शन करेंगे। भिवानी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। बताया कि यूनिवर्सिटी के साइट में तकनीकी दिक्कतें आने से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि वो रीअपियर का फॉर्म नहीं भर पा रहे, इसलिए यूनिवर्सिटी फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दे। साथ ही छात्रों का कहना है कि उनके पिछले सेमेस्टर के रिजल्ट्स में भी बहुत सी गलतियां हैं। इन्हीं परेशानियों को रखते हुए उन्होंने ये ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश की मनोहर सरकार हरियाणा के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए स्मार्ट स्कूल बनाने के अनेक दावे करती है, लेकिन उन दावों की सच्चाई धरातल पर बिल्कुल इसके विपरीत नजर आ रही है, जिसका उदाहरण घूलाचीका के गांव कखेड़ी में देखने को मिला, जहां पर बिजली बिल न भरने के कारण सरकारी स्कूल के मीटर का कनेक्शन काट दिया गया और 3 दिन बीत जाने के बाद भी किसी अधिकारी और किसी भी नेता ने संज्ञान नहीं लिया। फिलहाल यही रुक रहे। नमस्कार।